हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों, यूपीट्यूबर पीटी एग्जाम के बहुत कम समय बचा है, तो उससे पहले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। जिसको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश देखिए, हिंदी वाला देख लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमेशा की तरह हिस्ट्री के 5 प्रश्नों से। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन है। ठीक है, जो एक ग्रंथ है इंडिका, इसके रचनाकार पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पर आपको मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में इंडिका से जानकारी प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त करने का वर्ष क्या था। ठीक है, कौन सा जो वर्ष था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, और वहाँ पर जो पूरा एकाधिकार था वो महारानी के हाथ में चला गया था। तो याद रखेंगे 1858 का जो एक्ट आया था, इसके तहत कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। जो प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकता प्रथा की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को एकता प्रथा का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं सिकंदर के समय हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किस एक का शासन था। ठीक है, जब सिकंदर ने अपने भारत पर हमला किया था तो उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था। तो याद रखेंगे ये तो कौन थे? मौर्य वंश का। तो आप सभी लोग जानते हैं सिकंदर के हमले के समय मौर्य वंश का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसे मानकोट का दुर्ग कहा गया। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह। ठीक है, शेरशाह जो थे, शेरशाह सूरी, इन्होंने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसको मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो कहते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो वो डेट होती है 1915, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी अफ्रीका से जब भारत आए थे। ठीक है, 1915 में। गए कब थे? 1991 के आसपास गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चयन कीजिए। आपको तो तिथिवार आपको बताना है। तो साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो होम रूल आंदोलन होता है ये कब होता है? 1916 में होता है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है आपको? ए और डी मैच कर रहा है। थोड़ा सा और चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आता है, याद रखेंगे 1928 में आता है। फिर यहाँ पे रॉलेट एक्ट होता है, ये भी 1928 का है। फिर यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, ये 1900 यहाँ पे 31 का है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। पहले होम रूल, फिर साइमन कमीशन, फिर रॉलेट एक्ट, फिर यहाँ पे गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। तो कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया तो वो कौन सी डेट थी? याद रखेंगे पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं पीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन जो है ये आप अगर 5-10 हज़ार क्वेश्चन कर डालते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा लास्ट समय में। तो वो आप ले सकते हैं। डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सिर्फ आपको व्हाट्सअप कर देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके, मैं सेव भी नहीं करना है आपको कॉन्टैक्ट। 9 में देखिएगा। तो कहते क्या है कि भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन भी लिखा जाता है कहीं कहीं, और ये रेड शर्ट आंदोलन है। याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 10 में देखिए। तो कहते हैं कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? 1947 की बात है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1947 में
माफ़ कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं है। जेबी कृपलानी जो है ये ऑप्शन नंबर ए। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये तो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। ठीक है, याद रखेंगे। और ये राष्ट्रपति भी रहे 2 बार के। लेकिन जेबी कृपलानी जो थे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कुछ जनजातियों को आपको मैच करना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। कुछ ट्राइब्स आप देख रहे होंगे और यहाँ पे उनका रहने का क्षेत्र देख रहे होंगे। तो चलिए देखेंगे 11 का क्या होगा वो देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पे जो खिरगिज है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो देखिए मध्य एशिया में पाई जाती है। फिर यहाँ पे अगर देखिएगा जो आपकी बुशमैन है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। फिर अनु एक जनजाति होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है, ये जापान में पाई जाती है। और बद्दू जो है ये आपकी अरब में पाई जाती है। तो याद रखेंगे चारों इस तरीके से मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं और यहाँ पे अवस्थिति दी हुई है, यहाँ पे गोल सेक्टर है और लोकेशन दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे देखिएगा तलचर जो है, तलचर कहाँ पे पाया जाता है, ये आप जानते हैं कि महानदी जो घाटी है वहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे कर्णपुरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कर्णपुरा जो है ये आपकी दामोदर वैली है, दामोदर घाटी है। सिंगरौली कहाँ पे है, सिंगरौली जो है ये आपका सोन नदी की घाटी है। और जो सिंगरैनी है ये आपकी गोदावरी घाटी है। ठीक है, तो ये 4 इस तरीके से मैच हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में देखेंगे। तो कहते हैं कि भारत की में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है। ठीक है, भारत में जो जनसंख्या अचानक से बढ़ी इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ठीक है, थोड़ी सी जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो जो डेथ रेट थी उसमें गिरावट आई। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो जन्म दर है उसमें तो बढ़ोतरी है अपने इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, जो लौह अयस्क होता है आयरन और है, ये किस प्रकार का यहाँ पर रिसोर्स है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नवीकरण है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ये खत्म हो गया तब इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में बिच्छू प्रजाति किस राज्य या राज्य संघ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, एक बिच्छू प्रजाति है जिसको स्कालरवुड स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बिच्छू प्रजाति। ठीक है, त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं समता के आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वां। ठीक है, 9वें नंबर का ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नीति आयोग की स्थापना कब करी गई। नीति आयोग की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो 2015 में करेगी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष कौन है, याद रखेंगे इस समय है सुमन के बेरी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट का लेवल बहुत ही शानदार है। कुछ लोगों को ये कठिन भी लगता है तो कोई बात नहीं है, कुछ लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, सितंबर 2001 में। ठीक है, सितंबर 2001 में संपूर्ण राष्ट्रीय रोजगार योजना को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है 19 में कि भारत प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ करी गई। ठीक है, सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री की वो कब प्रारंभ करी गई। तो याद रखेंगे ये आपकी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम से एक योजना आई थी, कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की जो है जिम्मेदारी वो किसकी होती है, यानी कि जो आपकी नेशनल इनकम है, नेशनल कैपिटल इनकम, इसकी आकलन है वो किस एजेंसी के। तो दोस्तों नेशनल इनकम ज्ञात करने की जिम्मेदारी होती है वो होती है यहाँ पर आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। ठीक है, जो यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एस्टिमेट करता है आपका नेशनल इनकम को। अगला क्वेश्चन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रभावी होने पर भी नागरिकों को
प्रदत्त अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकार का स्थगन नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा 20 और 21 की अगर बात कर लेते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत इसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब इसका स्थगन नहीं होता। ये दो ऐसे हैं आपके अधिकार जिनको नहीं हटाया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये कहता है 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जबकि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जाता है जब। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब लागू किया जाता है उसकी कंडीशन क्या होती है ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या होगा, एक तो बेसिकली यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया है कि राज्यपाल इस आशय की रिपोर्ट देता है कि संबंधित राज्य का राज्य शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो सिर्फ इसी कंडीशन में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में आज तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब धन विधेयक आप लोग सभी जानते हैं कि ये अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक ये पूछा जाता है बार बार, तो याद रखेंगे यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया कि अनुच्छेद 110 में है, यहाँ पे 109 की बात करी जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए लोकसभा में ही पेश किया जाता है इसको, और यहाँ पे विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन के अंदर ज़्यादा रोक नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को स्वभाव की प्रकृति कैसी है, यानी कि नेचर कैसा है। जो भी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनका नेचर कैसा है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें है तो कुछ नकारात्मक है कुछ सकारात्मक, यानी कि जो मीड वाला जो है मध्यम मार्ग लेकर यहाँ पे चला गया है, अधिकांश नकारात्मक हैं और कुछ यहाँ पे सकारात्मक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 25 में देखिएगा तो कहते हैं संपत्ति का अधिकार जो कि अब मात्र एक विधिक है किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। ठीक है, तो आप सभी को मैंने कई बार बताया कि अनुच्छेद 300 का जो पार्ट का है उसमें इस समय संपत्ति का अधिकार है। ये पहले क्या हुआ करता था, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के तहत इसको हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 26 में साइंस के 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किसी विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बढ़ती आवृत्ति के अनुसार जो इसका क्रम है वो आपको बताना है। तो देखिएगा माइक्रोवेव होगा, फिर अवरक्त किरण, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। गामा रे की सबसे ज़्यादा होती है, आप सभी जानते हैं, उससे कम एक्सरे, फिर यहाँ पे अवरक्त किरण जो इंफ्रारेड होती हैं, फिर माइक्रोवेव रेज की। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे उत्कृष्ट गैस है जो वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाए। उत्कृष्ट का मतलब कहता है जो नोबल गैस होती है। तो याद रखेंगे 27 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं इनमें कोलाइडल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कोलाइडल नहीं है। ये देखिए नेचर होता है, तो कोलाइडल जो इसमें से नहीं है वो कौन सा होगा, तो 28 में देखिए आप अगर देखेंगे मिल्क एक कोलाइडल है, खून कोलाइडल है, आइसक्रीम एक कोलाइड है। लेकिन यहाँ पे अगर शहद की बात कर लेते हैं, हनी जो है वो एक कोलाइडल का उदाहरण नहीं है। 29 में कहता है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ठीक है, किस चरण में वो वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ठीक है, कमर्शियल फाइबर यूज वहाँ प्रोड्यूस करने लगता है। तो याद रखेंगे ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जब वो कोशिका बन जाता है, इंग्लिश में अगर कहें प्यूपा बन जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा याद रहेगा। तो प्यूपा जब बनता है तब इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कमर्शियल फाइबर। तो इसमें कहते हैं किसी समान व्यक्ति के संदर्भ में रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे पहला पॉइंट देखें तो धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर की रक्त की कम मात्रा रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, यही यहाँ पर सही है। बाकी जो है पॉइंट आपके सारे गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 30 का ए करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पे 10 प्रश्न जो आपके करंट अफेयर के आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2023 के एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है। तो हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण यहाँ पर कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में अभी शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आगे हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ठीक है, हेली समिट आप लोग सुने होंगे, अभी लेटेस्ट है ये एकदम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका
कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है हेली समिट 2023। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो कहा गया कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, बायकुला रेलवे स्टेशन है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो देखिए ये जो है ये आपका मुंबई का, इसका करेक्ट आंसर मुंबई का स्टेशन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके एग्जाम में आने हैं पेट वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया किसने मेमोरीज नेवर डाई 2023 पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है मेमोरीज नेवर डाई, इस पुस्तक का विमोचन किया है, किसके द्वारा किया गया? तो इसको याद रखेंगे, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, मेमोरीज नेवर डाई। अगला क्वेश्चन है, ये कहा गया कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, ये क्रिकेटर हैं, अभी आप लोग जानते होंगे कि भारत और बांग्लादेश वुमेन क्रिकेटर की सीरीज चल रही थी, जिसमें हरमनप्रीत कौर को कुछ कारणों की वजह से 2 मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले थे इसी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाल कानून के लिए सितंबर 2023 में अभियान शुरू करेगा। ठीक है, एक राज्य है जो बाल कानून है ना, उसके खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है, तो यह कौन सा राज्य होगा दोस्तों? ये राज्य होगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करी है। ठीक है, ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करी गई है, किसके द्वारा? ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में देखें तो कहा गया कि हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 ने शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप हुई है ISF वाली, तो उसमें जो शुभम बिस्ला है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 में हाल ही में हरेला पर्व 2023 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? देखिए ये जो हरेला पर्व है ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए यहाँ पर FSSAI के साथ समझौता किया है, याद रखेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करते रहिए। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पे एक साइड में कहते हैं कि हाल ही में कौन से मंत्री सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष पर्यावरण के लिए IS4OM लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये हो जाएगा वह जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा बंधु क्या है। ठीक है, उमाकांत और रमाकांत की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन हैं क्या? तो याद रखेंगे ये चर्चा में थे, ये ध्रुपद गायक हैं। कौन है ये ध्रुपद गायकी के बहुत ही जाने माने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आप लोग जानते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर पढ़ें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, एक तो यहाँ पे देखिए पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 1985 में प्रारंभ किया गया, सही बात है। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, पुरस्कार राशि तथा मानपत्र दिया जाता है। फिर कहते हैं पुरस्कार 1 वर्ष में केवल 1 प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये गलत बात है, बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, जैसे 2-3 हो गए, 4 हो गए, मतलब जितना भी यहाँ पे लोग हैं एलिजिबल उनको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोग को दिया जाता है। तो याद रखेंगे यही आपका ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सुगुन सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं ये आपको बताना है। तो 5 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 64 में अगर आप देखेंगे तो 5 जनवरी को हम गुरु गोविंद सिंह जन्मदिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्मदिवस मनाते हैं पराक्रम दिवस के तौर पर। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, लेकिन 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय पर्यटन दिवस नहीं मनाते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम यहाँ पे? मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है?
इंद्र युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं तो किन दो देशों के बीच होता है, तो 65 का करेक्ट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास जो है आयोजित करा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में समुद्र से ऊंचाई सर पर क्रिकेट मैदान का मतलब कौन सा क्रिकेट मैदान बना हुआ है सबसे ऊंचाई पर, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान जो बना हुआ किस राज्य में स्थित है, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड है ना वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना है, ठीक है, भारत में। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है, ठीक है, म्यांमार की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, तो 67 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पे न्यायपीड़ा, ठीक है, न्यायपीड़ा जो है ये आपकी म्यांमार की राजधानी आपके एग्जाम में आएगी जरूर 110%। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो जो साइलेंट वैली है इसका प्रोजेक्ट कहाँ पे है, केरला में है, क्योंकि साइलेंट वैली कहाँ पे पाई जाती है, ये केरला में पाई जाती है, तो 68 का बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आपको बताना है, तो 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 69 का बी हो जाएगा, निकी मार्मा स्टेला इजेवेला ये पहली राष्ट्रपति हुआ करती थी। राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 70 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के आने हैं तो उनको देख लेते हैं। तो कहते हैं जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, ठीक है, वृद्ध हो गया है और वो जर्जर हो गया है तो उसको क्या कहते हैं, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, ठीक है, उसको कहते हैं जरा जीर्ण, ठीक है, जरा जीर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं अनिष्ट का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनिष्ट है जो इसका क्या पर्यायवाची होगा, तो ये हो जाएगा अहितकर, ठीक है, अनिष्ट का पर्यायवाची होता है अहितकर। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कि मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है, ठीक है, जो मित्रता है ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि दही जो है ये कैसा शब्द है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दही जो है ये कैसा शब्द है, तो याद रखेंगे दही जो है वो खाया जाता है, दही अच्छा होता है, तो किस चीज़ का फील आ रहा है, हमको फील आ रहा है वो पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकल्प किस भाषा से हुआ है, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकल्प जो है वो किस भाषा से हुआ, ऑप्शन देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला, ठीक है, किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, तो ये आपका डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए पैसेज आपको दिया हुआ है इंग्लिश में, ये एक छोटा सा पैसेज आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पैसेज आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर इसके प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, तो छोटा सा पैसेज था, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे एन एसेंशियल फैट इज, ठीक है, तो कहते हैं जो जरूरी फैट होता है वो क्या होता है, तो अभी तो हमने पैसेज में पढ़ा था कि वो नेसेसरी फॉर द बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी के लिए फैट जरूरी भी होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमने इसमें पढ़ा तो कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या कहते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन नहीं है, आप देखिए साइंस की तरह है, तो ओमेगा 3 फैसिड जो फैटी एसिड होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो 42 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्फा लाइनोलिक एसिड कहा जाता है। और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये सब पैसेज में था आपके, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर उसको कहते हैं लाइलोनिक एसिड, ठीक है, अल्फा लाइनोलिक कहते हैं 3 को और लाइलोनिक एसिड कहते हैं सिर्फ 6 को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ग्रामर का कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पे फिल करना है, तो कहते हैं सी रिटर्न फ्रॉम वेकेशन डैश दैट आई हैड दो, ठीक है, तो आई हैड द थॉट, ठीक है, तो सी रिटर्न फ्रॉम वेकेशन, तो यहाँ पे 44 में क्या फिल हो जाएगा, अप्रोप्रिएट होगा क्यूकर देन आई हैड थॉट, ठीक है, कहते हैं ना कि वो बहुत जल्दी यहाँ से आ गई छुट्टियाँ मना के, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको चूज करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करेक्ट बताना है ग्रामेटिकली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द न्यूज इज सो गुड दैट आई कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर सकते हैं, हमने इसमें रीजनिंग नहीं किया है, ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना करते रहिए। थैंक यू सो मच।